हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में सुनहरी तीर का दूसरा और अंतिम भाग। इधर सब इंस्पेक्टर बाली पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर समीर के सामने उपस्थित था। बाली, उस दुर्घटनाग्रस्त वैन के मालिक का कुछ पता चला? यस सर, वैन का मालिक सेठ जीवन दास है और वैन में मृत आदमी भी कुछ दिनों से जीवन दास के ही साथ देखे गए थे। फिर तो हमें तुरंत सेठ जीवन दास को चेक करना होगा। आओ अभी चलकर उसकी नब्ज टटोली जाए। यस सर। और इंस्पेक्टर समीर सब इंस्पेक्टर बाली के साथ तुरंत उसी समय सेठ जीवन दास की कोठी की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वह जीवन दास की कोठी में पहुंचा, ओह, यहाँ तो दो दो हत्याएं हो चुकी हैं सर। इनमें से एक जीवन दास की लाश है और दूसरी सुंदरमल की, लेकिन लाशों से बहता ताज़ा खून बता रहा है कि इनकी हत्या हुए अधिक समय नहीं बीता है। हाँ बाली, और ये खाली सेब बता रही है कि इनकी हत्या लूटपाट के लिए की गई है। जीवन दास से मिलने आए सुंदरमल को भी लुटेरों ने शायद पहचान लिए जाने के भय से मार डाला है। दोनों घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने लगे, तभी वो देखिए सर, फानूस में एक रिवॉल्वर अटका हुआ है। आए बाली, पुलिस फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व एम्बुलेंस के लिए वायरलेस मैसेज भेज दो। यस सर। और इंस्पेक्टर समीर फिर से घटनास्थल का निरीक्षण करने लगा। इस केस को सुलझाने के लिए दिमागी घोड़े काफ़ी तेज़ भगाने पड़ेंगे। पहले दोनों लाशों की तलाशी ले लूँ। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर समीर सुंदरमल की लाश की ओर बढ़ा, उसकी निगाह अचानक उसकी एक मुट्ठी पर पड़ी। अरे ये इसकी मुट्ठी में क्या है? इंस्पेक्टर समीर ने मुट्ठी खोली। घड़ी अवश्य ये हत्यारे की है, जो संघर्ष में सुंदरमल के हाथ में रह गई होगी और हत्यारा अवश्य जल्दबाजी में इस पर ध्यान नहीं दे पाया होगा। चलो कोई सबूत तो हाथ आया। इंस्पेक्टर समीर उस घड़ी को अपने हाथ में लेकर उसका निरीक्षण करने लगा। अचानक समीर ने घड़ी को पलट कर देखा तो उसकी आंखों में चमक उभर आई। घड़ी की पिछली और अंकित ये एम शब्द शायद हत्यारे के नाम का पहला अक्षर है, जैसे एम से मोहन। इंस्पेक्टर समीर ने घड़ी को जेब में डाला और सुंदरमल की लाश की तलाशी लेने लगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिला। अब दूसरी लाश की भी तलाशी लेकर देखूं। लगता है यहाँ भी मामला पटरी पर नहीं बैठेगा। अचानक ही जीवन दास की एक जेब में इंस्पेक्टर समीर को सुनहरी तीर के साथ भेजा गया पत्र मिला और उसे पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। तो ये मामला भी सुनहरी तीर से संबंधित है, लेकिन फिर ये हत्या और लूटपाट किस लिए? और इंस्पेक्टर समीर का मस्तिष्क इन्हीं सवालों में उलझ गया। तभी सब इंस्पेक्टर बाली वापस लौट आया। मैसेज भेज दिया सर, सब लोग आ रहे हैं। ओके बाली। तभी इंस्पेक्टर समीर की निगाह पिछली ओर खुलने वाली एक खुली खिड़की पर गई। ओह, ये पिछली खिड़की खुली हुई कैसे है? हो सकता है सर हत्यारा इसी खिड़की से फरार हुआ हो। ज़रूर हो सकता है बाली। फिर तो हमें यहाँ हत्यारे के फिंगरप्रिंट्स तथा फुटप्रिंट्स अवश्य मिलेंगे। मैं अभी पिछली ओर जाकर इसका निरीक्षण करता हूँ। और समीर द्वार की ओर बढ़ गया। फिर जैसे ही इंस्पेक्टर समीर उस खिड़की के नीचे पहुंचा, अचानक उसकी निगाह वहां पड़े एक फाउंटेन पेन पर पड़ी। पेन, और वो भी इम्पोर्टेड। शायद ये भी हत्यारे का होगा। फिर तो इस पर हत्यारे की उंगलियों के चिन्ह भी होंगे। इंस्पेक्टर समीर ने रुमाल में हाथ में लेकर वह पेन उठाकर जेब में डाल लिया। उसके बाद लाश के संबंधित अन्य कार्रवाई पूरी करने के बाद लाश का पंचनामा तैयार करवाकर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। तत्पश्चात इंस्पेक्टर समीर ने जीप पुलिस स्टेशन के सामने रोकी और बाली को उतारते हुए बोला, बाली, सुंदरमल के घर वालों को फ़ोन कर उसकी हत्या की सूचना दे देना। यस सर। तभी पुलिस स्टेशन के भीतर से एक सिपाही दौड़ता हुआ वहां आया। सर, फ़ोन पर सूचना मिली है कि सेठ सुंदरमल की कोठी की सेफ तोड़कर लुटेरे साला माल ले गए हैं। क्या? यस सर, अभी अभी उनके बेटे मनीष ने फ़ोन किया है। एम से मनीष भी तो बनता है। ठीक है, तुम आराम करो बाली, मैं सुंदरमल की कोठी पर जा रहा हूँ। यस सर। और फिर इंस्पेक्टर समीर सुंदरमल की कोठी की ओर रवाना हो गया। क्या ये सब कुछ लूटपाट के लिए हो रहा है? उधर अपराधियों के अड्डे पर, बॉस, हम सुंदरमल की सेब भी लूट आए हैं। शाबाश, माल को भी तुम लोग आपस में बांट लो। और वह लोग उस माल को आपस में बांटने लगे। अगले दिन के समाचार पत्र इन्हीं हत्याओं तथा लूटपाट वाली खबरों से गर्म थे। लेकिन जब यह समाचार बनारसी दास ने पढ़े, यह काम अवश्य हमारे दूसरे मित्रों ने किया होगा, जो सुनहरी तीरों के साथ साथ सुंदरमल और जीवन दास के माल पर भी हाथ साफ कर गए होंगे। खैर, मुझे भी नहले पर दहला मारना आता है। सेठ बनारसी दास ने अपनी सेफ खोली और उसमें पड़ा अपना रिवॉल्वर निकाला। अपनी खोपड़ी पर रिवॉल्वर तना देखकर जानकी दास सुनहरी तीर सौंपने में ज़रा भी देरी नहीं करेगा। फिर वह गाड़ी में सवार होकर जानकी दास के बंगले की ओर रवाना हो गया। जानकी दास के बाद अगला शिकार। उधर जानकी दास ने जैसे ही वह समाचार पढ़ा, ओह, मेरे लिए पुलिस संरक्षण पाने का यही बढ़िया मौका है। फौरन पुलिस को फ़ोन करूं, वरना मेरा भी सुंदरलाल और जीवन दास का सहास्य होगा। जानकी दास ने तुरंत पुलिस के नंबर मिलाए और, हेलो, सब इंस्पेक्टर बाली हियर। सर, मुझे एक सुनहरी तीर तथा एक पत्र पार्सल द्वारा मिला है, जिसे मैं पुलिस को सौंपकर पुलिस संरक्षण प्राप्त करना चाहता हूँ।
लेकिन वह बनारसी दास से बेखबर था जो कि ठीक उसके पीछे पहुंच चुका था। इससे पहले कि पुलिस सुनहरी तीर को प्राप्त करे उसे मुझे उससे हथियार लेना होगा। अगले ही पल थाय थाय आई, जानकी दास रिसीवर हाथ में पकड़े ही नीचे जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? ये फायरों की आवाज़ कैसी थी? हेलो हेलो। बनारसी दास ने लपक कर मृत जानकी दास के हाथ से रिसीवर निकालकर क्रैडल पर पटक दिया, ठक। और फिर जानकी दास की जेब से चाबी निकालकर सेफ खोली। वह रहा सुनहरी तीर। उसने तुरंत वह सुनहरी तीर निकाला। बाकी के सभी सुनहरी तीर अवश्य हमारे 5वें साथी के पास होंगे। उसका काम तमाम करके मैं वो सभी तीर हासिल करूंगा, फिर खजाना मेरा होगा, केवल मेरा। लेकिन तभी थाय थाय ओ, गोलियां लगते ही बनारसी दास प्राणहीन होकर गिर पड़ा। वह नकाबपोश बनारसी दास की लाश के पास पहुंचा और उसकी जेब से वो सुनहरी तीर निकाला। ये मेरे और केवल मेरे है। हा 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 हा। फिर वह सुनहरी तीर अपनी जेब में डालकर बाहर निकल गया। अब जल्दी ही खजाना मेरे हाथ में होगा। फिर जैसे ही नकाबपोश सेठ जानकी दास के बंगले से निकलकर गाड़ी में सवार होकर वहां से रवाना हुआ। चलो साथियों, जल्दी से जानकी दास की सेफ का माल लूटे। हाँ जग्गा चलो। लेकिन तभी पी पी पी, ओह अरे ये तो पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ है, भागो पुलिस। और वह सब पुलिस की गाड़ी के वहाँ पहुँचने से पहले गाड़ी में सवार होकर वहाँ से रघु चक्कर हो गए। वह पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाज़ थी। इंस्पेक्टर समीर बाली की सूचना पाकर एक्सचेंज से जानकी दास का पता मालूम कर चुका था और दल बल सहित घटनास्थल पर आ पहुंचा था। बाली, यह पत्र बताता है कि जानकी दास की हत्या करके हत्यारा सुनहरी तीर अपने साथ ले उड़ा है, मगर सेफ का ना लूटा जाना अवश्य आश्चर्यजनक है और बनारसी दास की लाश के हाथ में रिवॉल्वर होना भी एक प्रश्न खड़ा करता है। यस सर, तुम यहाँ की कार्रवाई संभालो, मैं अभी जानकी दास के घर जाकर देखता हूँ उसकी सेफ भी लुट गई है या बच गई है। यस सर। और इंस्पेक्टर समीर बनारसी दास के आवास की ओर रवाना हो गया। यह केस तो उलझता ही जा रहा है, कहीं मरने वालों का आपस में कोई संबंध तो नहीं था। इस घटना के 24 घंटों बाद सर, मृतकों की लूटी गई सेफों से अधिकतर मिले फिंगरप्रिंट जग्गा और उसके जैसे कुछ अन्य पेशेवर लोगों के हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने सब इंस्पेक्टर शिंदे गया है। लेकिन जीवन दास की कोठी की खिड़की पर से मिले फिंगरप्रिंट्स तथा बाहर मिले फुटप्रिंट्स किसी भी अपराधी के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे हैं। वह भी मिल जाएंगे बाली। तुम ये पता लगाओ कि क्या मरने वालों का आपस में कोई संबंध था। सब इंस्पेक्टर बाली चला गया तो इंस्पेक्टर समीर सोचने लगा। सुनहरी तीर से मिले कागज पर बने अधूरे नक्शे से तो लगता है सुंदरमल और अन्य मृतक किसी खजाने की खोज में थे। अब मुझे विभिन्न डाकघरों से यह पता करना होगा कि ये तीर उन्हें किस आदमी ने भेजे थे। समीर बहुत से डाकघरों में पूछताछ करने के बाद एक अन्य डाकघर में पहुंचा। जी हाँ साहब, मुझे उस आदमी का हुलिया इस कारण याद है क्योंकि उसने एक साथ 5 पार्सल अलग अलग नामों से बुक करवाए थे। और पार्सल क्लर्क इंस्पेक्टर समीर को उसका हुलिया बताने लगा। हुलिया जानने के बाद क्या आप मुझे वो 5 नाम बता सकते हैं जिन पर पार्सल बुक हुए थे? क्यों नहीं सर। और क्लर्क ने इंस्पेक्टर समीर को रजिस्ट्री का रिकॉर्ड देकर नाम बता दिए। इंस्पेक्टर यह सूचना प्राप्त करके वापस पुलिस स्टेशन रवाना हुआ। 5वां नाम मनमोहन सेठ का है जो एम से ही बनता है और वह जिंदा भी है। अगर हत्यारा वही है तो फिर पार्सल बुक करवाने वाला किस खाने में फिट होता है? पुलिस स्टेशन पहुंचने पर सर, मृतकों के बारे में जानकारी मिली है कि वह और सेठ मनमोहन 5 दोस्त थे और पुलिस को एक बार उन पर नकली दवा बनाने की फैक्ट्री चलाने का संदेह भी हुआ था, मगर वह सावधान हो गए थे। इंस्पेक्टर समीर की आंखें चमक उठी। बहुत काम की खबर लाए हो बाली। मनमोहन के फिंगरप्रिंट्स प्राप्त करो और मालूम करो कि क्या वह घड़ी व पेन मनमोहन के ही हैं। सब इंस्पेक्टर बाली घड़ी व पेन लेकर चला गया। तभी सब इंस्पेक्टर शिंदे जग्गा और उसके साथियों को पकड़ लाया जो थोड़ा सा टॉर्चर करने पर ही टूट गए। हाँ माई बाप, वह दोनों सेफ हम नहीं लूटी थी, मगर हत्याएं हमने नहीं की। पुलिस आ जाने के कारण हम जानकी दास की सेफ नहीं लूट पाए थे। हमारा प्रोग्राम सेठ बनारसी दास की सेफ लूटने का भी था, लेकिन आपके वहां पहुंच जाने के कारण हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके थे। हम बॉस को भी नहीं जानते क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा नकाब रहती है और वह खंडर में ही हमें मिलता है। मगर एक बात है, उसने हमसे कभी लूट के माल में से हिस्सा नहीं लिया है। इंस्पेक्टर समीर ने सब इंस्पेक्टर शिंदे को आदेश दिया। शिंदे, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को साथ ले जाकर उस खंडर में से भी फिंगरप्रिंट्स उतरवाओ। अब हम अपराधी से अधिक दूर नहीं हैं। और दोनों टॉर्चर रूम से बाहर निकल आए। शिंदे के जाने के बाद असली अपराधी का हिस्सा ना लेना ये बताता है कि वह ये सब चक्कर दौलत के लिए नहीं बल्कि किसी और कारण से चला रहा है। तभी अचानक इंस्पेक्टर समीर को एक ख्याल आया, कहीं ये हत्याएं किसी इंतकाम का परिणाम तो नहीं? अगर वाकई ऐसा है तो फिर अब अवश्य ही मनमोहन की बारी है। तभी वहाँ सब इंस्पेक्टर बाली ने आकर जैसे धमाका सा किया। सर, इंपोर्टेड पेन घड़ी व जीवन सेठ की खिड़की पर तथा अन्य कई जगह से मिले फिंगरप्रिंट्स मनमोहन सेठ के ही हैं। वह घड़ी और पेन भी उसी के हैं। जल्दी चलो बाली,
अब मनमोहन की जान भी खतरे में है। अगले क्षण इंस्पेक्टर समीर की जीप हवा से बातें कर रही थी। उधर मनमोहन सेठ के बंगले पर। तुमने मेरा काम आसान कर दिया है मनमोहन सेठ। तुमने सुंदरमल, जानकी दास तथा बनारसी दास और जीवन दास की हत्या कर की और ये समझते रहे कि तुम सुनहरी तीर प्राप्त करके खजाने का नक्शा हासिल कर लोगे। मगर ये सब तो मेरी एक चाल थी। मैंने तुम लोगों से इंतकाम लेने के लिए एक नकली नक्शा बनाकर उसके 5 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग कागजों पर उतार कर पीतल के तीरों में बंद करके उस पर सोने की पॉलिश करवा कर तुम लोगों तक पहुंचाया, ताकि तुम लोग खजाने के लिए एक दूसरे का खून कर दो और मेरा इंतकाम पूरा हो सके। साथ ही मैं हत्यारा भी ना बन सकूं और तुमने ये कर भी दिखाया। तुम हो कौन? नकाब पोश ने अपने चेहरे पर से नकाब हटा दी। नकाब के पीछे छिपा चेहरा देखकर मनमोहन चौंक कर उछल पड़ा। तुम तो रमेश हो, सुंदरमल के सेक्रेटरी? हाँ, मैं रमेश हूँ, उस गंगाराम चौकीदार का बेटा जिसने तुम लोगों के द्वारा चलाए जा रहे नकली दवाओं के कारखाने का पता चलने पर नौकरी छोड़ दी थी। मगर तुम लोगों ने मेरे बाप को इसलिए गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला था चूंकि वह तुम लोगों का भेद जान गया था। तब मैंने बाप की लाश पर तुम लोगों से बदला लेने की कसम खाई थी। तभी बाहर से द्वार पर ठोकरें पड़ने लगी, ठाक ठाक। मिस्टर रमेश, पुलिस तुम्हारी असलियत जान चुकी है, अतः तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुमको कानून के हवाले कर दो। मगर रमेश पर जैसे कोई असर नहीं हुआ था। तुम क्या समझते हो सेठ, पुलिस के आ जाने से तुम जिंदा बच जाओगे? नहीं सेठ, पुलिस तुम्हें मरने से नहीं बचा सकती, अतः मरने के लिए तैयार हो जाओ मनमोहन। नहीं। और मनमोहन जान बचाने के लिए भागा, मगर थाए थाए ऐ। फिर रमेश पिछली खिड़की की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह खिड़की से पिछली ओर कूदा, मैं जानता था मिस्टर रमेश कि तुम इसी रास्ते से भागने की कोशिश करोगे, इसलिए तुम्हारे स्वागत में मैं पहले से ही यहाँ उपस्थित था। इंस्पेक्टर समीर ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे लेकर वापस मनमोहन के कमरे में पहुँचा। सर, ये मरा नहीं, केवल घायल हुआ है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है। मगर आप ये कैसे जान गए थे कि मनमोहन की जान खतरे में? मैंने जांच शुरू की तो रमेश और मनमोहन मेरी निगाह में आए। पहले मैं मनमोहन को ही सुनहरी तीर वाला अपराधी समझता रहा था, मगर जब जग्गा ने बताया कि उनका बॉस लूट के माल में से हिस्सा नहीं लेता था तो सारी कहानी साफ हो गई और मैं समझ गया कि ये सारी हत्याएं रमेश कर रहा था। और जब मैंने रमेश की पास्ट हिस्ट्री की जानकारी हासिल की तो समझ गया कि वह हत्याएं रमेश लूट के लिए नहीं बल्कि प्रतिशोध के लिए कर रहा था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।